बचपन में हमें इतिहास की किताबों में मानव विकास की एक बहुत ही सीधी और साफ सुथरी समय सीमा पढ़ाई गई थी, याद है? लेकिन आज की इस चर्चा में हम उस पूरी समय सीमा को पलटने वाले हैं। आज हम कुछ ऐसे चौंकाने वाले और नए सबूतों पर गौर करेंगे जो हमारे अतीत की कहानी में एक बिल्कुल नया अध्याय जोड़ते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमय दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि पुरातत्व के पास हमारे लिए क्या-क्या सरप्राइज छिपे हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो सच में किसी के भी होश उड़ा सकता है। 26 लाख। जी हाँ, पूरे 26 लाख साल। नवीनतम शोध हमें बताते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में होमिनिन यानी हमारे शुरुआती पूर्वजों की हलचल आज से 26 लाख साल पहले ही शुरू हो गई थी। सोचकर देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा पुरानी बात है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, मानव इतिहास की इस स्थापित समय सीमा को बदलना। अब ये जो 26 लाख साल वाला दावा है ना, ये हवा में नहीं किया जा रहा। इसे ऐसे समझिए, इंडो फ्रेंच शोधकर्ताओं की एक टीम को हिमालय की तलहटी में मसूल नाम की जगह पर कुछ बहुत ही खास मिला। उन्हें बड़े शाकाहारी जानवरों की पत्थर बन चुकी हड्डियों पर कट के निशान मिले, और मजेदार बात यह है कि ये कट क्वार्ट्जाइट पत्थरों से लगाए गए थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शिकार को काटने या उसका मांस निकालने जैसी गतिविधियां हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा पहले और एशिया के बहुत करीब शुरू हो चुकी थीं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी शब्द समझ लेते हैं, अचूलियन उद्योग। सुनने में शायद किसी भारी भरकम कारखाने जैसा लगे, लेकिन दरअसल ये पत्थर के औजार बनाने का एक बहुत ही शुरुआती पर गजब का उन्नत चरण था। इसमें मुख्य रूप से अंडाकार या नाशपाती के आकार की 2 धारी कुल्हाड़ियां, जिन्हें हैंड एक्स कहते हैं, वो शामिल थीं। यानी हमारे पूर्वज बस यूं ही कोई भी पत्थर उठाकर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो बाकायदा जानबूझकर उन्हें एक खास और उपयोगी आकार दे रहे थे। है ना कमाल की बात? इस पूरे सफर को अगर हम एक टाइमलाइन पर रखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। देखिए, 26 लाख साल पहले मसूल में कट के निशान मिलते हैं। फिर करीब 2.5 लाख साल पहले रिवात में शुरुआती औजार दिखते हैं, और फिर आती है एक बहुत बड़ी छलांग। 15 लाख साल पहले दक्षिण भारत के अतिरमपक्कम में इन अचूलियन औजारों का पाया जाना। ये हमें साफ तौर पर बताता है कि दक्षिण एशिया में मौजूद हमारे पूर्वज 15 लाख साल पहले ही इन जटिल औजारों को बनाने में महारत हासिल कर चुके थे, और वो भी बिल्कुल उसी समय जब अफ्रीका में ऐसी चीजें बन रही थीं। अब जरा इस अंतर पर गौर कीजिएगा, क्योंकि यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। पुरानी धारणा क्या कहती थी? यही कि आधुनिक इंसान करीब 1,30,000 साल पहले लेवोलोइस नाम के उन्नत औजार लेकर अफ्रीका से बाहर निकले थे। लेकिन अतिरमपक्कम के नए साक्ष्यों ने तो इस पूरी कहानी को ही पलट दिया। वहां ठीक इसी लेवोलोइस तकनीक के औजार मिले हैं जो हैरान कर देने वाले रूप से 3,85,000 साल पुराने हैं। मतलब मानव प्रवास और हमारी तकनीकी श्रेष्ठता के जितने भी पुराने सिद्धांत थे, वो सब यहाँ आकर पूरी तरह से खारिज हो जाते हैं। इस पूरे पहेली को गहराई से समझने के लिए विशेषज्ञ माइकल पेट्राग्लिया का ये नजरिया बहुत सटीक बैठता है। वो कहते हैं कि हम बस यूरोप, अफ्रीका और एशिया की तकनीकों की आपस में तुलना ही क्यों कर रहे हैं? इसे बड़े दिमाग वाले शुरुआती इंसानों द्वारा किए गए एक स्वतंत्र आविष्कार के रूप में भी तो देखा जा सकता है। जरा सोचिए, क्या ये संभव नहीं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों ने खुद ही बिना कहीं और से सीखे अपनी तकनीक विकसित कर ली हो? ये संभावना सचमुच रोंगटे खड़े कर देती है। खैर, औजारों की इस दुनिया से आगे बढ़ते हैं हमारे भाग 2 की तरफ, एक महाज्वालामुखी से बचना। अब हम बात करने वाले हैं लगभग 74,000 साल पहले हुए टोबा महाविस्फोट की। इंडोनेशिया में फटा ये ज्वालामुखी कोई आम घटना नहीं थी। पिछले 20 लाख सालों में धरती पर जो सबसे भयानक प्रलय आए हैं, ये उनमें से एक था। इससे निकले धुएं और राख ने पूरी दुनिया के पर्यावरण को हिलाकर रख दिया था, और इसका एक बहुत बड़ा असर भारत के दक्कन के पठार पर भी पड़ा था। अब देखिए असली रहस्य। आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम में पुरातत्वविदों ने किसी जासूस की तरह जमीन की परतों को खंगाला, और उन्हें क्या मिला? सबसे पहले उन्हें ज्वालामुखी की राख के नीचे मध्य पुरापाषाण काल के औजार मिले। फिर उसके ऊपर 74,000 साल पुरानी राख की एक बहुत मोटी परत थी, और सबसे चौंकाने वाली बात, उस राख के ठीक ऊपर औजारों की एक और परत मिली। इसका सीधा सा अर्थ क्या है? यही कि इतने भयानक, सर्वनाश कर देने वाले महाविस्फोट के बावजूद हमारे पूर्वज वहां टिके रहे, उन्होंने हार नहीं मानी।
इस राख के दोनों तरफ औजारों का मिलना उनकी जबरदस्त सहन शक्ति और सांस्कृतिक निरंतरता का एक अटूट प्रमाण है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? राख के ऊपर मिले ये औजार अफ्रीका के होमो सेपियंस की तकनीक से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। ये बात उन आनुवंशिक अनुमानों के साथ बिल्कुल मेल खाती है जो इशारा करते हैं कि शायद उस समय तक आधुनिक इंसान दक्षिणी भारत में न सिर्फ पहुंच चुके थे, बल्कि वहां के हालात में खुद को ढालकर सफलतापूर्वक फल फूल भी रहे थे। सर्वाइवल की इस कहानी से थोड़ा आगे चलते हैं और कला का रुख करते हैं। आइए देखते हैं भाग 3, भीमबेटका का कैनवस। मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला में छिपा है भीमबेटका। ये कोई आम गुफाएं नहीं है, बल्कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें 750 से भी ज्यादा रॉक शेल्टर्स हैं। और यहाँ की सबसे खास बात, यहाँ पाषाण युग से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक, यानी हजारों सालों तक इंसानों के लगातार बसे रहने के पक्के सबूत मिलते हैं। यहाँ की जो ऑडिटोरियम गुफा है वो अंदर से इतनी विशाल है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी बहुत बड़े प्राचीन गिरजाघर में आ गए हों। मशहूर पुरातत्वविद V.S. वाकणकर ने इन गुफाओं की कला को 7 अलग-अलग कालखंडों में बांटा है और ये किसी टाइम मशीन की तरह काम करते हैं। पहले काल में हमें हरे रंग से बनी नृत्य और शिकार की आकृतियां दिखती हैं। फिर दूसरे काल में भाले, कबीलों के युद्ध और सामूहिक नृत्य नजर आने लगते हैं। तीसरे काल तक आते आते इनका खेती करने वाले समुदायों से संपर्क दिखने लगता है। चौथे और पांचवें काल में तो बाकायदा घुड़सवार, धार्मिक प्रतीक और वृक्ष देवताओं की पूजा शुरू हो जाती है। ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, ये हमारे शुरुआती समाज के विकास की एक जीती जागती फिल्म है। इसी चित्रमय कला का एक बहुत ही शानदार नमूना है ज़ू रॉक। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इस एक चट्टान पर जानवरों की पूरी महफिल सजी है। हाथी, बारहसिंगा और बाइसन, और उनके साथ धनुष, तीर, तलवार और ढाल लिए शिकारियों की बिल्कुल जीवंत आकृतियां भी हैं। आप सोचिए, काले मैंगनीज ऑक्साइड, लाल हेमेटाइट और चारकोल से बनाए गए ये प्राकृतिक रंग आज भी इन गुफाओं की गहराई में सहस्राब्दियों बाद वैसे के वैसे सुरक्षित हैं। अब हम इस कहानी के अंतिम अध्याय पर पहुंच चुके हैं, भाग 4, बस्तियों का उदय। ये वो समय था जब शिकारियों वाला दौर पीछे छूट रहा था। नव पाषाण काल, जिसे हम नया पाषाण युग भी कहते हैं, दक्षिण एशिया में इसकी शुरुआत आज से करीब 7000 ईसा पूर्व हुई थी। ये वो महत्वपूर्ण मोड़ था जब इंसानों ने रोज-रोज यहाँ-वहाँ भटकना छोड़कर एक जगह टिकना शुरू किया। उन्होंने बाकायदा खेती करना सीखा, जानवरों को पालतू बनाया और मिट्टी व ईंटों से अपने घर बनाकर एक स्थायी जीवन बिताना शुरू कर दिया। अगर हम इस पूरे सफर को एक जगह समेटकर देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। 26 लाख साल पहले हिमालय की तलहटी में मसूल के वो कट के निशान। फिर करीब 4.25 लाख साल पहले दक्षिण भारत के अतिरंपक्कम में वो उन्नत लिवेलॉयज औजार। उसके बाद 74,000 साल पहले दक्कन में महाविस्फोट से वो हैरत अंगीज बचाव। और आखिर में 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ में वो पहली खेती और मिट्टी ईंटों के घरों के साथ व्यवस्थित जीवन की शुरुआत। क्या गजब की यात्रा रही है ये। और हाँ, बस्तियां बसाने और खेती करने का ये सिलसिला सिर्फ उत्तर पश्चिम तक ही सीमित नहीं रहा। महापाषाणकालीन दक्षिण के साक्ष्य हमें बताते हैं कि इस संस्कृति का ये प्रवास धीरे धीरे दक्षिण की ओर भी बढ़ा। करीब 1500 ईसा पूर्व तक ये स्थायी सभ्यता तमिलनाडु तक पहुंच गई थी, जहां हमें नव पाषाणकालीन राख के टीले और कलशों में दफनाने के साफ प्रमाण मिलते हैं। एक तरह से यही वो दौर था जो पूरे उपमहाद्वीप में हमारे आज के आधुनिक इतिहास का मंच तैयार कर रहा था। तो आज की इस चर्चा के बाद एक बहुत ही बड़ा और दिमाग को घुमा देने वाला सवाल सामने आता है। अगर हमारे पूर्वज सैकड़ों हजारों साल पहले ही दक्षिण एशिया में इतने जटिल औजारों का खुद से आविष्कार कर रहे थे और दुनिया के सबसे भयानक ज्वालामुखियों को मात दे रहे थे, तो मानव इतिहास के और न जाने कितने पन्ने, कितने खोए हुए अद्भुत अध्याय अभी भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं, जो बस सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में। ये सबूत वाकई हमारे अतीत और अस्तित्व को देखने का नजरिया बदल देते हैं। इस सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जिज्ञासा और ज्ञान की ये खोज कभी खत्म नहीं होनी चाहिए।